हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसएससी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में कि एसएससी का वेंडर चेंज होगा तो क्या होगा, क्या अब हम पीवाईक्यू पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, या आखिरकार ये जो एसएससी का पूरा विवाद चल रहा है ये है क्या पूरा। इस वीडियो में ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा। अभी तक जितनी क्लैरिटी नहीं थी ना उतनी क्लैरिटी आपको अब मिलेगी। सब कुछ, चाहे आपने दसियों वीडियो देख लिए हो ना, अब आपको एक एक्सट्रीम लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर इस वेंडर चेंज से क्या फर्क पड़ेगा आपके, जो आप अभी तक पढ़ाई करते हैं, क्या उसमें कोई पैटर्न बदलेगा, ये सारी क्लैरिटी आपको अब पता चलेगी। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए हम बात करेंगे यहां पर एक एक चीज, क्या होगा क्वेश्चन का लेवल, क्या पीवाईक्यू रेलेवेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, सब देखते हैं। पहली चीज देखिए हुआ क्या। 16 अप्रैल यानी कि कल के दिन में शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास एसएससी ने सीधे बोला कि भाई ऐसा है, कल उनको निकालनी थी 16 अप्रैल ही। क्यों? क्योंकि 16 अप्रैल को वो उनको पहली नोटिफिकेशन आनी थी इस साल की 2025 की, जिसको कहते हैं एसएससी फेज यानी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13। 16 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन शेड्यूल थी। अब नॉर्मली एसएससी 6 से 6:30 के बीच में नोटिफिकेशन डालता है, तो अब कल उन्होंने, जब इंतजार हो रहा था नोटिफिकेशन डालेंगे, तो नोटिफिकेशन ना डाल करके उन्होंने सीधे एक नया कैलेंडर थमा दिया। नया कैलेंडर भी नहीं थमाया, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, पुराना कैलेंडर अब हम नहीं फॉलो कर पाएंगे, अब की ये कमी है उनकी, और अब हम आपको एक नया कैलेंडर देंगे। और उसकी भी डेट नहीं दी। आप लोग चेक करते रहिए एग्जाम, आप लोग चेक करते रहिए वेबसाइट पे कि नया कैलेंडर कब हम आपको देंगे, कि अगली परीक्षाएं हम आपसे कब कराएंगे। तो ये पूरी कहानी जो है ये यहां पर बात हुई। अच्छा, अब समझिएगा, दूसरी एक और बात बोली कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है ये करवाया जाएगा। ठीक है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें कारण क्या है इन सब का, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहली चीज देखिए, अभी हाल ही में एसएससी रिफॉर्म को लेकर के लगातार ट्विटर यानी कि जो एक्स पोर्टल है और एसएससी ऑफिस में प्रोटेस्ट करे गए। इसमें मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि भाई मेंस जो है वो एक सिंगल शिफ्ट में कराया जाए, एक सिंगल शिफ्ट एग्जाम हो। क्यों ये ऐसा क्यों कराया गया? ऐसा इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन की जो कहानी है वो मेंस में ना अटके आकर के। सिंगल शिफ्ट एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, एरर फ्री क्वेश्चन पेपर हो। जैसे इस बार हमने देखा कई क्वेश्चंस में डूबियस थे, एरर था, सबको नंबर बांट दिए गए उन क्वेश्चंस के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको अननेसेसरी, जिनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो गया और कई सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स रह गए उस रेस में। फिर हम बात करेंगे ओवरलैपिंग रोकने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है वो इस प्रकार से कराया जाए, पहले सीजीएल का, फिर सीएचएसएल का, फिर एमटीएस का। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखिए, जब पहले एमटीएस का पेपर अगर हो जाएगा तो होता यह है कि अगर एमटीएस का पेपर जितने लोग देते हैं ना, उनको एमटीएस ज्वाइन नहीं करना होता है। वो बस देते हैं इसलिए कि एक नौकरी हाथ में हमारे आ जाए। अब उन्हें एमटीएस ज्वाइन तो करना नहीं था, एमटीएस का पेपर बढ़िया आ गया, लेकिन वो सीएचएसएल का भी पेपर देंगे। क्यों? क्योंकि शायद और बढ़िया नौकरी मिल जाए। सीएचएसएल के बाद वो सीजीएल का भी पेपर देंगे ताकि और बढ़िया नौकरी मिल जाए। तो इसीलिए इसको सही करने का एक तरीका यह है कि आप इस सीक्वेंस में लॉन्च करिए। जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, सीजीएल का पेपर होगा, अगर किसी बच्चे का सीजीएल का पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो वो अपने आप ही एमटीएस का पेपर नहीं देगा। तो इससे एमटीएस वाले बच्चों के लिए भी फायदा है, कट ऑफ अननेसेसरीली बहुत हाई नहीं जाएंगे। तो इन सब चीजों को लागू करने के लिए ही ये है कि क्योंकि इन सब चीजों को लागू करने के लिए समय चाहिए, इसीलिए रिवाइज कैलेंडर की बात जो है ये बात कही गई। अच्छा, अब बात आते हैं वेंडर चेंज के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये दो नोटिस यहां पर कल जारी करे गए थे। अब हम बात करते हैं वेंडर चेंज को लेकर के। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन में ना बच्चे दो तरीके से बटे हुए हैं। उनको लग रहा है कि सब बदल गया है, नया कोर्स है, नई किताबें हैं, अब नया कोर्स लेना होगा, नई किताबें लेनी होंगी, पुराना सब बदल चुका है। दूसरा है कुछ नहीं बदला, जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते रहे। तो हम पूरी चीज देखेंगे इस मामले में। देखिए, पहली चीज समझिएगा, एसएससी का वर्तमान और पिछला पैटर्न क्या रहा है। अभी समझिएगा, जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न में जो एसएससी का पेपर होता है इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक पार्टी होती है जो पेपर बनाती है और दूसरी पार्टी होती है जो पेपर कंडक्ट कराती है। अभी तक क्या होता था, ये दोनों ही पार्टी एक ही हुआ करती थी, यानी कि टीसीएस ही होती थी। टीसीएस ही पेपर बनाती भी थी और साथ ही साथ टीसीएस ही पेपर कंडक्ट भी करती थी। तो ये दोनों काम जो है वो टीसीएस द्वारा ही करे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ समझिएगा, थोड़ा सा ये बदलता है, जैसे पैटर्न बदल रहा है, वेंडर बदलेगा तो होगा क्या, क्या इसमें सच में बदलाव आते हैं? देखिए, मैंने 10 साल से पेपर्स देखे हैं। 2016 से मैं पेपर्स देख रहा हूं लगातार। मैंने खुद ने 2016 में एसएससी सीजीएल क्लियर किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, सीजीडीए के तहत मुझे ज्वाइनिंग मिली थी। पहली बार में ही पेपर क्लियर हुआ था और मेरा खुद का पेपर एक पैटर्न चेंज हुआ था, क्योंकि 2016 में पहली बार पेपर ऑनलाइन हुए थे, 2015 में ऑफलाइन हुआ करते थे, 2015 तक पेपर, 2016 में पहली बार पेपर ऑनलाइन हुए थे। तो मैंने खुद ने वो चीज एक्सपीरियंस करी हुई है। तो क्या हुआ था समझिएगा, 2016 में मुझे याद है ग्रीन कलर की स्क्रीन आती थी, सिफी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था।
सिफी को। तो 16-17 में क्या था, वेंडर सिफी था और पहली बार यहां पर ऑनलाइन पेपर हुए थे। सिफी का पैटर्न क्या था, मैथ्स कंसेप्चुअल पूछा जाता था, मतलब मैथ्स का लेवल अच्छा पूछा जाता था, और इंग्लिश में क्या था, ग्रामर अच्छी पूछी जाती थी, वोकैब के ऊपर बहुत फोकस नहीं होता था। 2-3 सवाल अगर मतलब 4-5 सवाल वोकैब के आ गए तो आ गए, अन्यथा मेजर ग्रामर हुआ करता था। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि उस समय से लेकर के सन 2018-19 तक भी जो किताबें, इनफैक्ट जो 2012 से जो किताबें आती थी, हमेशा ग्रामर प्रधान रहती थी वो किताबें, मतलब ज्यादा ग्रामर होती थी। मैथ्स की भी काफी ज्यादा मोटी किताबें आती थी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि काफी अच्छा और कंसेप्चुअल लेवल हुआ करता था, यानी पेपर एक्चुअल में अच्छा हुआ करता था। जब तक सिफी कराता था पेपर का लेवल भी अच्छा था। हालांकि 2016 में क्योंकि नया नया पेपर पैटर्न बदला था, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बट हाँ मेंस का लेवल बहुत अच्छा था। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था सिफी का पैटर्न। फिर क्या हुआ, वेंडर बदला गया, क्योंकि यहां पर भी वेंडर क्यों बदला गया, अनियमितताओं के आरोप लगे थे, यहां पर भी पेपर लीक के आरोप लगे थे, इसलिए सिफी को बदला गया था। ये 2017 की परीक्षा भी कोर्ट पहुंच गई थी, तो वेंडर बदला गया और अब वेंडर आता है टीसीएस। 2018 से 23 तक क्या हुआ, यहां पर जो वेंडर रहा है वो रहा है टीसीएस। अब टीसीएस में क्या हुआ, पैटर्न में कई बदलाव आए। पहले क्या था, मैथ्स जो कैलकुलेटिव, जो पहले कंसेप्चुअल हुआ करती थी, अब वो कैलकुलेटिव हो गई। अगर आप देखेंगे, अगर आप इस मैथ्स के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, देखिए हम तो ऑलरेडी 10 साल से देख रहे हैं इस पैटर्न को, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस समय मैथ्स कैलकुलेटिव ज्यादा आती है और उसमें कंसेप्ट कम होता है, लेकिन लंबी लंबी मैथ्स करनी पड़ती है, इस कारण से कई बार बच्चों का पेपर छूट भी जाता है उसमें। हालांकि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें आप कुछ बहुत अच्छी चीज टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। तो पहला क्या है, मैथ ज्यादा कैलकुलेटिव, अब क्या हुआ, टीसीएस से मैथ ज्यादा कैलकुलेटिव आने लगी, कंसेप्चुअल हो गई। अगर इंग्लिश में बात करें तो ग्रामर की प्रधानता कम होती चली गई, वोकैब की प्रधानता बढ़ती चली गई। आपको हर चीज में वोकैब बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो वोकैब बेस्ड बन रहा है, आरसी है तो वो वोकैब बेस्ड बन रहा है, पैरा जंबल्स है तो वो भी वोकैब बेस्ड बन रहा है, हर चीज आपकी वोकैब बेस्ड जा रही है। क्लोज टेस्ट जा रहा है तो वो भी वोकैब बेस्ड जा रहा है। पहले क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब ग्रामर बेस्ड हुआ करते थे, तो यहां से क्या हुआ, ग्रामर बेस्ड हो गया, ग्रामर कम होकर के वोकैबुलरी वेटेज बढ़ गया। रीजनिंग की बात करें तो नए टॉपिक्स, पजल, इनइक्वालिटी नहीं पूछता था, लेकिन फिर एक एक दो सवाल डालने लगा, पजल भी डालने लगा। फिर क्या हुआ, अब देखिए मेंस में जीके और रीजनिंग जोड़े गए। यहां पर ये टीसीएस ने एक और बदलाव किया, मेंस में भी रीजनिंग और जीके, पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता था, अब रीजनिंग जीके जोड़ा गया। अब क्या हुआ इसमें समझिएगा, अब ये सारे बदलाव हुए थे, यानी वेंडर बदलने से पेपर का पैटर्न तो बदलता है, लेकिन क्या हमारी कोर चीज बदलती है, अभी हम सब जानेंगे इसमें। अब देखिएगा, अब टीसीएस का टेंडर, एसएससी का टेंडर सिस्टम कैसे काम करता है। एसएससी जो टेंडर निकालता है वो 3 वर्षों के लिए निकालता है, उसको 1 या 2 वर्षों के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे 2018 का जो टेंडर था तो 18 से लेकर 21 तक था, फिर उसे 2 वर्ष और बढ़ाया गया, यानी 2023 तक उसको बढ़ाया गया। 2023 में क्योंकि अब टेंडर खत्म हो रहा था टीसीएस का, तो एसएससी ने फिर से नए टेंडर निकाला, लेकिन कोई फाइनल नहीं हुआ। यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए 2023 का टेंडर है, ये डेट देखिएगा, लोगों ने यहां पर अप्लाई किया टेंडर के लिए। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर कौन कौन यहां फाइनलाइज हुआ है। अब इस टेंडर में देखिएगा, क्योंकि 2023 तक ऑलरेडी एसएससी यहां पर आ चुका, ऑलरेडी 5 साल से पेपर बना रहा था, तो ये क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए टेंडर था, इसमें कहीं पर भी टीसीएस ने अप्लाई ही नहीं किया हुआ है, यहां पर टीसीएस है ही नहीं। 3 कंपनीज आती हैं, मेटा एआई टेक्नोलॉजीज, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन, इसी को व्हीलर बोलेंगे आगे चल के, और सीएनके मैनेजमेंट लिमिटेड। इन 3 को एक्सेप्ट करा गया कि ठीक है, आप टेक्निकली ठीक हैं, आप लोगों का हमने टेक्निकली सब कुछ देख लिया है, अब आप बताइए कितना पैसा लेंगे एग्जाम कंडक्ट कराने का। आप अगर यहां देखेंगे, देखिएगा तो इसमें देखेंगे तो यहां पर फाइनल कर दिया गया है, और ये आप देखिएगा 26 फरवरी 2024, मतलब पिछले ही साल का है ये, कि हाँ भाई इन तीनों कंपनियों को क्वेश्चन बनाने के लिए हम फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बिड हुई है, अभी फाइनेंशियल बिड, मतलब अब ये पैसा बताएंगे कि ये कितना लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा आगे चल रही थी मेटा एआई नाम की कंपनी, फिर वीबॉक्स, फिर सीएनके। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा है, ये तीनों कंपनीज आई हैं और 3 बिड्स क्वालिफाई हुए हैं, मेटा एआई के मार्क्स सबसे ज्यादा थे, मतलब ये टेक्निकल बिड क्लियर हो गई, अब इन्हें पैसा जमा करना था। इसके बाद से ये प्रोसेस वैसा ही रुका हुआ है, आगे तक का कोई टेंडर अभी आया नहीं है कि क्या हुआ है आगे। अच्छा, तो ये प्रोसेस तो यहीं रुका है, इसके बाद आगे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर देखिएगा, अच्छा अब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नया टेंडर फिर निकाला गया। आप वेंडर की बात पे देखिएगा, अच्छा क्योंकि अभी तक नए कोई वेंडर फाइनल नहीं हो रहे थे, तो क्वेश्चन बनाने का काम फिर से टीसीएस को दे दिया गया। अब इस बार एसएससी चेयरमैन ने बोला कि भाई हम सवाल बनाने का टेंडर इनको देंगे ही नहीं। और क्यों नहीं देंगे, अब किसके पास बनाने का टेंडर जाएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है मेटा एआई के पास में जाने की। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग के लिए क्या करा जाएगा,
एग्जाम कंडक्टिंग के लिए यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए फिर से एक नया टेंडर निकाला गया। अब इसमें देखिएगा, अब सारी प्रॉब्लम की जड़ यहां से आती है। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एग्जाम जो है ये दो तरीके से होता है, एक क्वेश्चन बनाया जाता है और दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो जब क्वेश्चन बनाया जाता है तब एक चीज है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाना दूसरी चीज है। तो ये तीन चीजें जो है, ये एडुक्विटी हो गई, एनएससीआईटी हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, ये क्या करते हैं, ये इन्होंने बिड ली कि भाई हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसमें सबसे ऊपर आप एक नाम देख रहे हैं, एडुक्विटी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है इसमें। इन तीन लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, और ये अभी देखेंगे, ये भी कब है, स्टेटस अपडेट 20 फरवरी 2025 का है। मतलब इस साल के लिए यह है कि 20 फरवरी, अभी 2 महीने पहले का स्टेटस अपडेट है कि हम, और अब भी जनवरी 2025 में इन्होंने बोला है कि आगे के जो है ना उसमें हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब जरा एक जो सबसे ऊपर नाम है एडुक्विटी, अब इसको लेकर काफी हल्ला हो रहा है। जरा कुछ और चीजें दिखाते हैं आपको। अभी एडुक्विटी ने जो, अब देखिए दो कंपनीज आती हैं, एडुक्विटी और टीसीएस। एडुक्विटी ने जो बोला है हम 200 करोड़ में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। मतलब ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 200 करोड़ इस हिसाब से है कि भाई लगभग इतने बच्चे होंगे, एक बच्चे पे लगभग हम इतना ले रहे हैं, तो लगभग इतना इतना अमाउंट आएगा। 200 करोड़ का हम टेंडर है कि 200 करोड़ सरकार अगर हमें देती है तो हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दूसरा वहां बोला टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बोला हम 400 करोड़ लेंगे। यानी अगर मैं सम अप करूं, अगर बिड देखिएगा मोटा मोटा एडुक्विटी की बिड, ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, ये 273 करोड़ रुपए बोले एडुक्विटी ने कि हम लेंगे एग्जाम कंडक्ट कराने के। टीसीएस ने बोला 497 माने 500 करोड़, दुगनी बिड है टीसीएस की। अब जाहिर सी बात है, बिडिंग सिस्टम में ये होता है कि जिसकी बिड सबसे कम होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो अब बात आने लगी कि यार एडुक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब जरा एडुक्विटी के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं सिर्फ उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी अपना कहीं से भी नहीं लगाना है अपने को। हम बात करते हैं नीट के पहले एनटीए ने 2 एग्जाम फर्म से, जिनके रिकॉर्ड बहुत गंदे थे, एनटीए ने भी उनसे कॉन्टैक्ट करा। अब आखिरकार वो 2 कंपनीज कौन सी हैं? उन 2 कंपनीज में से एक कंपनी का नाम है एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज। यहां आप जरा पढ़िएगा, एडुक्विटी का नाम कई सारे पेपर लीक में और चीटिंग केसेस में आ चुका है। एज पर द पेपर ऐसा कहता है। 2020 में इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन 2020 में ब्लैकलिस्ट करे जाने के बाद भी इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे अलग अलग राज्यों में। मार्च 2022 में एडुक्विटी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिला मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, माने एमपी टेट का। लेकिन यहां पर भी इसने क्या किया, इसने कमीशन ले लिया और इसने जो कॉन्ट्रैक्ट इसको लिया, इसने दूसरी कंपनी को अपने ही आप दे दिया। यानी एक मकान में मैं गया रहने के लिए, मैंने बोला दरवाजा खड़, मैंने बोला साहब किराए पे दे दीजिए घर, हम किराए पे रहने लगे। मकान मालिक ने हमें किराए पे कर दिया, हमने किराए पे किसी और को रख लिया। क्या हो, तुम हमको पैसा दो, एक कमरे में तुम रह लो। तो यही काम इन्होंने किया, इन्होंने सबलेंट कर दिया राजस्थान बेस्ड कंपनी को। हुआ क्या, एग्जाम पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। एक साल बाद एडुक्विटी को फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, फिर से एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया एमपी पटवारी का ही एग्जाम कराने के लिए। यानी बार बार पेपर लीक और इसमें नाम आते जा रहे हैं, और उसके बाद बार बार फिर भी यहां क्या होता जा रहा है, अगेन एंड अगेन। फिर से देखिएगा 6 महीने बाद फिर से मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ने एडुक्विटी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि फिर से आप जो है आप ही एग्जाम कंडक्ट कराइए। तो अब आप ये बात समझ गए हैं। इसके बाद एनटीए ने भी इतने एक्यूजेशन के बाद भी मार्च 2022 में फिर क्या किया, एनटीए ने एग्रीमेंट साइन कर लिया एडुक्विटी के साथ में कि आप ये एग्जाम कराइए। फिर 2023 में भी महाराष्ट्र में एग्जाम फेस कराने का इनको मिल रहा है। तो अब आप ये समझ गए कि यहां पर, और ये पहली बार नहीं, और ये बच्चे परेशान हैं। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स ने इरेगुलरिटीज, चीटिंग, पेपर लीक, 150 स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट फाइल करी है बॉम्बे हाई कोर्ट में रिकंडक्ट कराने के लिए, जो एडुक्विटी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो ये बात आपको समझ आ गई कि यहां पर इवन मतलब एग्जामिनेशन थिंग इज अ जोक। दूसरी कंपनी यहां पर भी इसके ऊपर सीबीआई के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, सब हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छा बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर एडुक्विटी का नाम समझ गया ना कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों इतना बच्चे इतना परेशान क्यों हैं। अब देखिएगा, अब वापस आते हैं यहां पर। तो अब ज्यादा चांसेस इसको मिलने के थे, इसीलिए इतना हल्ला हो रहा है कि भाई इतना गंदा रिकॉर्ड वाली कंपनी को हमारा एग्जाम कंडक्ट करने का मत दो। ये यहां का पूरा माजरा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यार अब होगा क्या, बात इसकी आती है। ये सब देखा, फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखिए, वेंडर बदलेगा तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्या होगा समझिएगा, वेंडर बदलने से होगा क्या क्या। देखिए, कोर सब्जेक्ट जो जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप ये छोड़िए, आप वेंडर तो छोड़िए, आप समझिएगा राज्य के एग्जामों में
ऐसा तो नहीं है राज्य के एग्जाम टीसीएस कराती है, वो अलग अलग कराते हैं। आप किसी भी राज्य के एग्जाम में जाइए, वहां का लोकल स्टेट जीके छोड़ करके आपको डिट्टो सेम सवाल मिलेंगे, आपको डिट्टो सेम सवाल आपको मिलेंगे। दूसरा, वेंडर चेंज होना इस समय बहुत बेहतरीन चीज है। क्यों? जब कोई वेंडर 5 साल से लगातार पेपर बना रहा होता है तो वो बहुत ही वेग प्रश्न बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये दिखाना होता है कि मैंने पिछले बार वाले ही प्रश्न इसमें नहीं डाले हैं। तो वो आप जो इधर हाल ही में देख रहे थे कि जीके में बहुत ही अजीबो गरीब सवाल जिनका कोई मकसद नहीं है उनको पूछ लेना, करंट अफेयर्स का कोई सिर पैर ना होना उसको पूछ लेना, तो ये जो वेगनेस है ये एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब टीसीएस भी नया नया आया था ना, तो बहुत अच्छे प्रश्न बना रहे थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। 2018-19 का पेपर उठाइएगा, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट प्रश्न है, कोई वेग नहीं है, सिलेबस के अंदर से निकलते हैं। अभी तो आपको ऐसा लगेगा, बायो पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे नीट का प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको ये दर्शाना होता है कि नहीं भाई हमने अपने पुराने प्रश्न नहीं उठा के पूछ लिया, नहीं तो क्या होगा, लोग कहेंगे तुमने तो पुराना प्रश्न उठा के पूछ लिया, जबकि तुमने तो हमसे 400 करोड़ रुपया लेके रखा हुआ है, तो काहे तुमने नया प्रश्न नहीं बनाया। तो उनकी मजबूरी है। इसीलिए आपने देखा स्टैटिक जीके इधर पिछले 3-4 साल से लगातार आर्ट एंड कल्चर पे ही सिमट करके रह गई थी। अब आपको एक बेहतर चीज मिलेगी, मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूं। कोर सब्जेक्ट में क्या होगा, यहां पर जो कोर सब्जेक्ट है ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इनमें बदलाव ही नहीं होता है। इसके लिए पीवाईक्यू एकदम पर्याप्त है। हां, अब होगा क्या, स्टैटिक जीके अभी तक सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के ऊपर था ये, अब क्या होगा इसमें थोड़ी और चीजें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के ऊपर आपको अच्छा फोकस मिलेगा। आपको अब की से जब पेपर होगा, स्पोर्ट्स हो गया, देन आपका ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और भारत की गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इन चीजों के ऊपर आपको अच्छा फोकस मिलेगा स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर्स जो होंगे वो ज्यादा रेलेवेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा वेग करंट अफेयर होना शुरू हो गए थे, वो भी आपको फायदा मिलेगा। स्टैंडर्ड सवाल जो आते हैं करंट अफेयर्स के, आपको वो देखने को मिलेंगे कि सिर्फ 1 साल पुराने करंट अफेयर्स जो है वो आ रहे हैं, करंट एक्चुअल में करंट वाला करंट अफेयर्स आएगा। इसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे, यहां पर ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। वोकैबुलरी देखिए, टीसीएस का एक पैटर्न बन गया था, हमेशा से ही ग्रामर, एक एसएससी में ग्रामर बहुत कोर रोल प्ले करती है। वोकैब तो बैंक में मेन इंपॉर्टेंट होती है, एसएससी इज ऑल अबाउट ग्रामर। तो ये वापस से ग्रामर की प्रधानता की ओर ये पेपर जो है ये मूव करने के चांसेस हैं। अब इसके बाद बात आती है रीजनिंग और क्वांट। देखिए रीजनिंग में तो कोई बदलाव नहीं है, उसमें ऐसा कोई खास चीज होती भी नहीं है। हाँ, मैथ्स में ये है कि मैथ्स जैसे पहले बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आ रही थी ना, एसएससी अपनी मैथ्स के लिए हमेशा से फेमस था, हमेशा से। बैंक वाले लोग इसीलिए इसमें नहीं आते, तो उनको लगता था अरे यार एसएससी की मैथ्स कहां कौन कर पाएगा। बट ऑफ लेट क्या होता, कैलकुलेटिव मैथ्स होने लगी थी। अब मैथ्स का पैटर्न सुधरेगा, वापस से कंसेप्चुअल लेवल पे जाएगा। तो अभी तक क्या होता था, जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है ना, उन्हें भी बहुत नुकसान होता था। क्यों? पेपर इतना पिद्दी दे देते थे, इतना बेकार पेपर दे देते थे कि मेंस तक में इतना बिल्कुल बेकार पेपर देते थे, वाहियात पेपर आता था कि आप जिसने खूब पढ़ाई करी है, जिसने नहीं पढ़ाई करी है, बिल्कुल बराबर है। क्यों? साहब सिर्फ लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी और कुछ करना ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक उसमें है ही नहीं उसमें कहीं पर। अब क्या होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको बहुत फायदा होगा इससे, पेपर्स और बेहतर जाएंगे अगर ये सही वेंडर चूज करते हैं तो ये पूरी कहानी है। समझ गए आप? तो अब आप समझ गए होंगे पूरा विश्लेषण क्या है इसका, ये आप आराम से डिटेल में समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप इसलिए निश्चिंत रहें। आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये वेंडर चेंज जो मैंने चेंजेस बताए हैं, आपको ये चेंजेस सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि एडिक्विटी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए? ये मुझे आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत प्यारी प्यारी चीजें ऐसे ही हम आपको अभी बहुत अच्छे अच्छे विश्लेषण हम आपको देंगे। हम थोड़ा सा रुक करके, हमारा आपाधापी में जल्दी जल्दी आने का नहीं रहता, पहले रुक करके पूरा एनालाइज करके कि एक्चुअल में क्या है, तब उसके बाद ही हम वीडियो को लेकर के आते हैं। तो भले एक दिन बाद मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना, तो वो सबसे सटीक चीज होगी, सबसे सटीक विश्लेषण होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।